हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर क्लास 6 का एनसीईआरटी का, ठीक है, हिस्ट्री का। तो अगर हम बात करें उसका नाम का कि क्या है, फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो, तो उसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आता है एनसीईआरटी के बुक में फर्स्ट यूनिट में, वो है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। ठीक है, तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे, बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन कौन सी कहानियां सुना करते थे, साथ ही कौन सा नाटक देखा करते थे और कौन से गीत उस टाइम पे गाया जाता था। साथ ही साथ आखेटक, आखेटक मीन्स होता है शिकारी, जो कि जानवरों का शिकार करते हैं खाने के लिए और भी बहुत सारी चीजों के लिए। ठीक है, व्यापारियों जो बिजनेस करते हैं, ठीक है, व्यापार करते हैं। शिल्पकारों एक तरह के आर्टिस्ट जो आर्ट बनाते हैं, ठीक है, शिल्प करते हैं। किसानों, गायकों, पुरोहितों जो पूजा पाठ करते हैं। वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अतीत के बारे में हम जान सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि अतीत के बारे में हमें जानकारी हमें कैसे पता लग सकता है। ठीक है, तो अतीत के बारे में हमें जानने के लिए अगर हाल ही की घटनाएं हो, जैसे कल या परसों हो, या 10 साल पुराना हो, 20 साल पुराना हो, 50 साल पुराना हो, 60 साल पुराना हो, तो उसको हम कैसे जान सकते हैं, जैसे रेडियो से, टीवी से, अखबार से या लोगों से बात करके। अगर कल परसों या 10 दिन 15 दिन की पहले की बात हो, तो उसके लिए हम टीवी, रेडियो, अखबार ये सब देख सकते हैं। अगर हमें 10 साल 20 साल पुराना बात जानना हो, तो हम अपने पेरेंट्स से, मम्मी पापा से पूछ सकते हैं। साथ ही अगर बहुत पुराना हो, जैसे 50 साल 60 साल, तो उसको उसके लिए हम दादा दादी से बात करके जान सकते हैं। लेकिन अगर अतीत की घटनाएं, अतीत मीन्स हजारों साल पहले, ठीक है, की घटनाएं हो, तो उसको हम कैसे जानेंगे। उसके लिए हम ग्रंथों का, पांडुलिपियों का, वस्तुओं का और अवशेषों के द्वारा हम उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद है लोग कहाँ रहते थे। तो लोग बहुत जगह पे रहते थे, जैसे जंगलों पे, जंगलों में, सुलेमान और कीर्तन पहाड़ियां के पास पास। ठीक है, उत्तर में गारो पहाड़ियां थी, गारो पहाड़ है, वहां पे लोग रहते थे। विंध्य पहाड़, सिंधु नदी और गंगा और उसकी सहायक नदियों के आसपास लोग रहते थे, पहले के लोग। ठीक, जैसे कि यहाँ पे मानचित्र दिया हुआ है भारत का, उसमें यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे इधर लोग रहते थे किरथर, सुलेमान पहाड़ के आसपास, ठीक है। इधर विंध्य पहाड़ के आसपास लोग रहते थे। सोन नदी, जो कि गंगा नदी के सहायक नदी है, उसके आसपास, गंगा नदी के आसपास लोग रहा करते थे। सिंधु नदी के आसपास लोग रहा करते थे। तो ये यहाँ पे वैसा इन्वायरमेंट होगा, वहाँ पे खाने पीने के लिए चीजें होंगी, फल फूल होंगे, जानवर होंगे, तो इसलिए वहां पे लोग, पहले के लोग ज्यादा रहते थे। तो अगर हम बात करें नर्मदा नदी के आसपास बसे लोग, तो नर्मदा नदी जो है बेसिकली मध्य प्रदेश में है। तो वहां के पास बसे लोग जो है, वहाँ कई हजार वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पे रह रहे हैं। और यहाँ सबसे पुराने शिकारी संग्राहक थे। शिकारी संग्राहक मीन्स जो भी, जो क्या करते हैं, जानवरों को मार कर उनका मांस खाते, इकट्ठा करते हैं, उन्हीं को हम शिकारी संग्राहक बोलते हैं। यहाँ के लोग कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। वे न सिर्फ ताजे जंगलों के भरे उत्पादों का संग्रह करते थे, बल्कि जानवरों का शिकार भी करते थे। तो यहाँ के लोग जो थे वो शिकारी थे बेसिकली। और उसके बाद नेक्स्ट है सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के पास बस लोग, ये पाकिस्तान में है अभी। यह वह क्षेत्र है जहाँ सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों की उपज शुरू हुई 8,000 वर्ष पहले। ठीक है, और यहाँ के लोग भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं का पालन शुरू किया, और ये लोग गाँवों में रहते थे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गेहूं और जौ जैसी फसलें कहाँ पे उपज हुई थी, तो ये सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के आसपास के बसे लोग ने किया था। और किरथर और सुलेमान पहाड़ के पे ये गेहूं और जौ जैसे फसलों की उपज शुरू की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है असम, मीन्स गारो, जो कि असम में है, तथा विंध्य पहाड़ियों के आसपास बसे लोग। विंध्य पहाड़ी जो है वो बेसिकली मध्य प्रदेश में है।
यह कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ या जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था। वह स्थान विंध्य के उत्तर क्षेत्र में है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कृषि का विकास कहाँ पे हुआ था, तो गारो और विंध्य पहाड़ी के पास बसे लोगों ने किया था और यहाँ पे सबसे पहले चावल उपजाया गया था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और जहाँ पे चावल उपजाया गया था वो विंध्य के उत्तर क्षेत्र में है। ठीक है, अब हम कुछ ये बेसिकली दिया नहीं है और एनसीईआरटी के बुक में, बट ये बार बार आता है तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे ई और, ठीक है, तो इसका जो पूरा रूप होता है, फुल फॉर्म होता है, वो होता है ईसा पूर्व। इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। ईसवी मीन्स होता है नो डोमिनी, ठीक है, और ये ईसा मसीह के जन्म के बाद। ठीक है, यहाँ पे सीई कॉमन ईरा जिसको हम सामान्य युग बोलते हैं, ये ईसवी के स्थान पे यूज होता है। और यहाँ पे बिफोर कॉमन ईरा है बीसी इंग्लिश में। ठीक है, ये ईसा पूर्व सामान्य युग से पहले इसका मीनिंग होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बिफोर प्रेजेंट है, इसका मीनिंग जो है वो है, जिसका अर्थ है वर्तमान से पहले। ठीक, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है सिंधु तथा उसकी सहायक नदी। तो देखो, सहायक नदी किसे कहते हैं, तो सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से जाकर मिल जाती है। तो सिंधु और सहायक नदी क्या हो जाएगी कि जो नदियां सिंधु नदी से जाकर मिल जाए उसको हम सिंधु के सहायक नदी हम बोलेंगे, सिंधु नदी की सहायक नदी। ठीक है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो सिंधु नदी है वहां पे नगर, सबसे पहले नगर फले फूले, सबसे पहले नगर आरंभिक नगर बने। और उसका जो टाइम था होगा तो क्या था, 4700 वर्ष पूर्व। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे और कुछ समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो सिंधु नदी के आसपास जो आरंभिक नगर बना वो 4700 वर्ष पूर्व, और उसके बाद गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के किनारे बहुत सारा नगर बसा, जो कि जिसका जो टाइम है वो है 2500 वर्ष पूर्व। ठीक, तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं कि सिंधु की कौन कौन सी सहायक नदी है। तो बाएं तट की जो सहायक नदियां है वो है झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, ब्यास और सतलुज नदी। ठीक है, दाएं तट की सहायक नदियां है सोयोग, गिलगित, हुंजा, झोब, गोर, कुरम और डोची। ये जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। हम बात कर लेते हैं गंगा और उसकी सहायक नदी। तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान जो कि वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशेष राज्य स्थापित किया। गंगा की सहायक नदी की अगर हम बात करते हैं तो वो है यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, उसके बाद है रामगंगा, सोन नदी, करनाली, राप्ती और तुनसु। ठीक है, तो ये बेसिकली गंगा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है यात्रा और संपर्क। तो पहले के लोग ऐसा नहीं था कि एक जगह पे ही रहा करते थे, और आसपास भी घुमा करते थे, इधर उधर भी जाया करते थे। बहुत सारे रीजन भी थे उनके आने जाने का। जैसे लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। यह यात्रा कठिन थी लेकिन असंभव नहीं थी। पहाड़, हिमालय, रेगिस्तान, नदियां, समुद्र जैसी बाधाएं यात्रा के दौरान आती थी, फिर भी लोग यात्रा करते थे। लोग यात्रा रोजगार की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए भी करते थे। ठीक, कुछ लोग रोजगार की तलाश में इधर उधर, जैसे हम लोग भी, हम जो बिहार के लोग होते हैं वो यूपी बाकी सारे स्टेट में जाते हैं, बाकी सारे स्टेट के लोग इधर आते हैं। तो इसी तरीके से वहाँ के लोग भी रोजगार की तलाश में, कुछ काम करने की तलाश में इधर उधर जाते थे। प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए जहाँ पे बाढ़ आता था तो वो लोग दूसरे जगह पे चले जाते थे। तो इस तरीके से प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए भी लोग इधर उधर जाते थे। व्यापारी काफिलों और जहाजों से यात्रा करते थे। व्यापारी लोग उस टाइम पे भी अमीर हुआ करते थे तो लोग जहाजों से यात्रा करते थे। अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते थे। धार्मिक गुरु गांव गांव आकर शिक्षा और सलाह देते थे। कुछ लोग अज्ञात स्थानों को खोजने के लिए यात्रा करते थे। यात्रा की वजह से लोगों को एक दूसरे के विचार, विश्वास और संस्कृति को जानने का अवसर मिला। तो यात्रा से बहुत किसी को फायदा भी हुआ।
बहुत सारी चीजें एक्सचेंज भी हुई, जैसे एक दूसरे के विचार, विश्वास, संस्कृति वो जानने को अवसर मिला। कुछ लोग अडाप्ट किए उस संस्कृति को, उनके विचार को, ठीक है। तो इसलिए लोग यात्रा करते थे और यात्रा से संपर्क भी बहुत चीजें हुई। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, वो है देश का नाम, हमारे देश का नाम, ठीक है। तो हम अपने देश के लिए इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, ठीक। 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा, ठीक। भारत का नाम भारत नाम का प्रयोग एक जनजातीय समूह के लिए किया गया था जो उत्तर पश्चिम भारत में रहते थे। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। बाद में यह नाम पूरे देश के लिए प्रयोग होने लगा। हमारी प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद के नाम से जुड़ा हुआ है, पर इंडिया विदेशी स्रोतों से आया नाम है, ठीक। जैसे क्या है कि भारत जो है नाम, वो ऋग्वेद में उसका उल्लेख मिलता है और एक जनजातीय समूह के लिए पहले ये उपयोग किया जाता था, उसके बाद पूरा देश के लिए उपयोग होने लगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो ये विदेशी स्रोतों से आया नाम है। जब ईरानियों और यूनानियों ने आया था तो सिंधु को सिंधु नहीं बोल पाते थे, तो उसको हिंदोस और हिंदोस और इंदोस बोलते थे। और इसलिए उस नदी के आसपास जो भूमि था उसको वो लोग इंडिया कहते थे। तो एक विदेशी स्रोत से आया हुआ नाम है। बट भारत जो है वो हमारे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद से जुड़ा हुआ नाम है। अतीत के बारे में हम कैसे जानेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, उसके हेल्प से हम लोग अतीत के बारे में जान सकते हैं। जैसे अब हम डिस्कस करेंगे उसी के बारे में। जैसे सबसे पहले आता है पांडुलिपियां, ठीक है। पांडुलिपि जो है यह शब्द अंग्रेजी मैन्युस्क्रिप्ट, इस शब्द का जो अंग्रेजी होता है वो होता है मैन्युस्क्रिप्ट, जो लैटिन के मैनु, जिसका मीनिंग होता है हाथ से बना है, ठीक है। पांडुलिपि जो है वो बेसिकली उसका जो इंग्लिश होता है वो क्या होता है, मैन्युस्क्रिप्ट। और ये लैटिन के मैनु मीन्स होता है हाथ से आया हुआ है। हाथ से लिखी गई पुस्तकें को पांडुलिपि कहा जाता है। तो जैसे भी जो हाथ से हम लिखते हैं, हाथ से लिखी जाती है पुस्तकें, उसी को पांडुलिपि कहा जाता है। ये तारपत्र और वृक्ष की छाल से भोज पत्रों पर लिखी होती है। ये बेसिकली तार का जो सूखे पत्ते होते हैं, भोज वृक्ष के जो पत्ते होते हैं या छाल होते हैं, उनसे ये उन पे वो लिखी गई होती है। जैसे कि हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, दो तरह की पांडुलिपि है। एक में ये जो है ये बेसिकली इसमें संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसमें प्राकृत भाषा में लिखा गया है। बहुत सारी पांडुलिपियां जो है समय के साथ नष्ट हो गई, पर वे बहुत सी आज भी मंदिरों और विहारों में सुरक्षित है। विहारों में म्यूजियम में और मंदिरों में आज भी बहुत सारी जो है पांडुलिपियां वो सुरक्षित है। कुछ को पढ़ पाएंगे, कुछ को नहीं पढ़ पाते, कि कुछ संस्कृत भाषा में लिखी होती है, कुछ प्राकृत भाषा में भी लिखी होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि के सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनमें संस्कृत, प्राकृत और तमिल आदि के में लिखे हुए ग्रंथ मिलते हैं। तो संस्कृत तो हम समझ सकते हैं, तमिल समझ सकते हैं, लेकिन प्राकृत भाषा उस टाइम के लोग किस तरीका से बात करते थे, वो जानना, वो समझना मुश्किल है आज भी। तो बहुत सारी पांडुलिपि है जो प्राकृत भाषा में है, तो वो उतना समझ में नहीं आती है। संस्कृत है तो संस्कृत समझ में आ भी जाती है। तो प्राकृत भाषा जो है वो उस टाइम के लोग जो भाषा यूज करते थे बातचीत करने के लिए, वो भाषा होती है। उसके बाद है नेक्स्ट अभिलेख। पांडुलिपि से हम अतीत के बारे में जान सकते हैं, साथ ही साथ अभिलेख से भी जान सकते हैं। अब हम जानते हैं अभिलेख होता क्या है। तो पत्थर या धातु के कठोर सतह पर लिखे लेख को अभिलेख कहा जाता है। जैसे पांडुलिपि क्या होता है, तारपत्र या वोर्ज वृक्ष के जो छाले होते हैं उस पे लिखी गई, हाथों से जब लिखा जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पांडुलिपि बोलते हैं। लेकिन पत्थर और धातु के कठोर सतह पे जो लिखा जाता है लेख, उसको हम क्या बोलते हैं, अभिलेख बोलते हैं, ठीक। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरीका से उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग इन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके।
इनमें राजाओं, रानियों एवं अन्य लोगों के जीवन से संबंधित विवरण भी मिलते हैं। इसमें युद्ध में जीत, सामाजिक कार्यदान आदि से आधारित जानकारी मिलती है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये क्या है, एक अभिलेख है, ठीक है। ये पत्थर पे लिखा हुआ कुछ लिखा हुआ है, जो कि हमें तो नहीं समझ में आ रहा है। जो भी पुरातत्वविद होते हैं उनको ही ये सब समझ में आता है। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। अफगानिस्तान की कोई कंधार प्लेस है, जगह है, वहां से ये प्राप्त हुआ है। और यह अभिलेख जो है अशोक नामक शासक के आदेश पे उत्कीर्ण करवाया गया था। तो ये जो अभिलेख है वो बेसिकली अशोक नामक जो शासक थे उनके आदेश पर ये उत्कीर्ण करवाया गया था। उसके बाद है नेक्स्ट पुरातत्व, ठीक है। तो पुरातत्व क्या होता है? पुरातत्व भौतिक अवशेषों जैसे कलाकृतियों, वास्तुकला और स्थलों के विश्लेषण के माध्यम से मानव अतीत का वैज्ञानिक अध्ययन है। पुरातत्व बेसिकली क्या होता है कि जो भी कलाकृति, वास्तुकला और जगह होते हैं अलग अलग पुराने जगह, उसका विश्लेषण जो होता है के माध्यम से जो हम मानव अतीत, जो अतीत के बारे में जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है वही क्या होता है? बेसिकली पुरातत्व होता है। और जो इसका अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातत्वविद ही कहा जाता है। तो पुरातत्वविद जो होते हैं वो क्या करते हैं? अतीत के वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। पुरातत्वविद जो है वो पत्थर, ईंट से बनी इमारतें के अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। उससे पता लगाते हैं अतीत के बारे में। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है और ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। पत्थर हो गया, पक्की मिट्टी हो गया, धातु हो गया, ये जल्दी नष्ट नहीं होते हैं। हजारों साल पुराना भी रहता है तो वो उतना खराब वो नहीं हुआ रहता है, ठीक। पुरातत्वविद जो होते हैं वो जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं, जिससे हमें अतीत में भोजन की जानकारी मिलती है। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी जल जाते हैं तो वे जले रूप में भी बचे रहते हैं, और इससे जो पुरातत्वविद होते हैं वो खाने के बारे में, पहले के लोग क्या खाते थे और उसके बारे में पता लगा लेते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट इतिहासकार, ठीक है। तो ये 4 है बेसिकली टॉपिक। पहले क्या है पांडुलिपि, उसके बाद अभिलेख, और फिर उसके बाद पुरातत्व और पुरातत्वविद और एक इतिहासकार। ये 4 चीजों की वजह से ही इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इतिहासकार क्या होते हैं? वे लोग जो इतिहास का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इतिहासकार कहा जाता है। विभिन्न स्रोतों के आधार पर अतीत का वो लोग क्या करते हैं? पुनर्निर्माण करते हैं। वे पांडुलिपियों, ग्रंथों और अन्य लेखों को पढ़कर इतिहास लिखते हैं। इतिहासकार और पुरातत्वविद की भूमिका एक जासूस जैसी होती है। वे हर सुराग का विश्लेषण कर अतीत की सटीक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो इतिहासकार और जो पुरातत्वविद की भूमिका होती है बेसिकली एक डिटेक्टिव की तरह होती है, जासूस की तरह होती है। वे क्या करते हैं? जैसे पुरातत्वविद खुदाई करते हैं, चीजों को ढूंढते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। इतिहासकार क्या करते हैं? उसका एक सटीक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। एक इतिहास वो लोग लिखते हैं, एक तरह से हम बोल सकते हैं। और वो हम लोग इतिहास पढ़ के हम जानते हैं कि इतिहास में क्या हुआ था, हमारे अतीत में क्या हुआ था। तो ये 4 चीजें हैं जिससे अतीत के बारे में जाना जा सकता है। पहला है पांडुलिपि, दूसरा है आपका अभिलेख, तीसरा है पुरातत्वविद या पुरातत्व, और चौथा है इतिहासकार। ये चारों मिलाकर फिर हम इतिहास के बारे में जाना जा सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है अतीत एक या अनेक, ठीक है। तो जो अतीत है वो एक वचन नहीं है, किसी एक इंसान के बारे में नहीं है। पूरे जितने लोग रहते हैं अलग अलग लोग के लिए अलग अलग अतीत होता है। हमारी लाइफ में अगर देखें तो हमारी लाइफ और दूसरों की लाइफ, और भी जो बिजनेसमैन है, जो सरकार है, उन सबकी लाइफ अलग अलग होती है। उसी तरीका से अतीत में भी जो लोग रहते थे उनकी लाइफ अलग अलग होती थी। तो इसलिए यहाँ पे जो अतीत, जो 6 क्लास में जो हिस्ट्री का बुक है, फर्स्ट जो फर्स्ट यूनिट है, या फिर हम बोले कि जो सब्जेक्ट का नाम है हमारा अतीत, तो वो अतीत जो है वो एक वचन के लिए नहीं उपयोग किया जाता है, वो बहुवचन के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है।
क्योंकि अलग अलग समुदायों के लिए अतीत जो है अलग अलग अर्थ और अनुभव रहे हैं। समाज में विविधताएं भिन्नताएं, ठीक है। पशुपालक और या कृषक या फिर राजा रानी का जीवन बहुत अलग होता है। व्यापारी और शिल्पकार के जीवन शैली में भी अंतर होता है। देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन में भी अंतर होता है। जैसे उदाहरण के लिए अंडमान के लोग, वहाँ के लोग जो लोग होते हैं वो भोजन के लिए शिकार, मछली पकड़ना और फल इकट्ठा करते हैं। लेकिन अगर हम शहर की बात करें तो लोग क्या करते हैं, दूसरे द्वारा उगाई गई खाद्य वस्तुएं पर निर्भर रहते हैं। तो इन लोगों की लाइफ में भी क्या है, डिफरेंस है। और इसीलिए अतीत जो है वो बेसिकली बहुवचन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है इस शब्द का। जैसे शासक और आम लोगों की जानकारी में ही अगर हम अंतर की बात करें तो बहुत सारा अंतर है। जैसे शासक क्या है, शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, इसलिए उनके बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध है, ठीक है। और कोई होते भी थे लिखने वाले, तो वो लोग ग्रंथ में या फिर जो भी अभिलेख हम बोल सकते हैं पांडुलिपि, तो वो लोग उसमें ज्यादातर शासक के बारे में ही लिखते थे। वो कैसे थे, उनका बिहेवियर कैसा था, वो कैसे राजा थे, कैसे शासक थे। लेकिन आम लोगों के बारे में उतना चीजें नहीं जानकारी मिलती है। वो लोग अपने कार्यों को लिखित रूप में भी नहीं रखते थे, इसीलिए उनके जीवन की जानकारी मुख्यतः पुरातत्व के माध्यम से ही मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में जानना बहुत कुछ शेष है। नेक्स्ट जो अब तो खत्म हो गया ये एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर। कुछ अब क्वेश्चन है और कुछ शब्द आता है जिसका हम अर्थ समझ लेते हैं। तो जैसे कि स्रोत, स्रोत एक वर्ड आता है एनसीईआरटी के बुक में, तो उसको हम देख लेते हैं। तो स्रोत क्या होता है, वह माध्यम जिससे अतीत के बारे में जानकारी मिलती है उसे स्रोत कहा जाता है। शिलालेख क्या होता है, पत्थर या धातु पर लिखे हुए लेख को, खुदे हुए लेख को अभिलेख कहा जाता है या फिर शिलालेख कहा जाता है। संस्कृति किसी समाज के जीवन या धर्म आदि के सम्मिलित रूप को संस्कृति कहा जाता है। ये इन शब्द आए हैं फर्स्ट यूनिट में, फर्स्ट चैप्टर में, तो उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब ये जो है ये बेसिकली क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट का, कि मिलान करे, इस तरीका से क्वेश्चन है, तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करके ही रखे हैं। तो जैसे नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी में आखेट और संग्रहण ज्यादा था। मीन्स वहाँ के लोग शिकारी थे और क्या करते थे, वो लोग जो भी जानवरों को मारते थे उसका मांस वो इकट्ठा करके रखते थे खाने के लिए, फलों को इकट्ठा करके रखते थे। मगध, मगध जो था वो सबसे पहला सबसे बड़ा राज्य था। गारो पहाड़िया की अगर हम बात करें तो वहां पे आरंभिक कृषि स्टार्ट हुई थी, हमने डिस्कस भी किया है इसके पहले। गारो पहाड़ियों के आसपास कृषि और सबसे पहले आरंभ हुआ और वहां पे चावल उपजाया गया था, ठीक है। सिंधु और सहायक नदियां, तो ये प्रथम नगर वहां पे बना था लगभग कितना 4700 वर्ष पूर्व। उसके बाद गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व नगर का नगर फले फूले वहां पे। उसके बाद है कृषि का आरंभ, कृषि का आरंभ जो है वो 8000 वर्ष पूर्व स्टार्ट हुआ था, ठीक। कुछ महत्वपूर्ण तिथि है। जैसे कृषि का आरंभ कब हुआ था, तो 8000 वर्ष पहले। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व में स्टार्ट हुआ। गंगा घाटी के नगर या मगध का सबसे बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। उसके बाद वर्तमान की अगर हम बात करें तो 2500 वर्ष पूर्व से ही माना जाता है वर्तमान, ठीक। तो ये फर्स्ट यूनिट, यहाँ से फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट चैप्टर जो है हिस्ट्री का एनसीईआरटी का वो कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो सेकेंड चैप्टर का होगा। तब तक के लिए राधे राधे।